अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पहले चरण का महामुकाबला पूरा हो चुका है। पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बताती है कि 62% से अधिक मतदान हुआ है। गांव ग्रामीण में झूम कर वोट पड़े हैं। शहरों में कोरोना के डर की वजह से थोड़ा कम वोट पड़ेंगे, लेकिन गांव ग्रामीण ने वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी इजाफा किया है। लगभग गांव और शहर के वोटों में 10% के आसपास का फर्क है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण ने किसको जनादेश दिया है, तकनीकी तौर पर हम अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। एग्जिट पोल या सीटों का विश्लेषण देने में अभी मनाही है, लेकिन पश्चिम ने संदेश साफ दिया है और वो साफ संदेश लोगों को साफ साफ दिख भी रहा है। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण का महामुकाबले का आज पहला चरण जोरदार रहा, धमाकेदार रहा, शानदार रहा, अभूतपूर्व रहा। इस बार वोटिंग पैटर्न में परिवर्तन दिखा। सामान्य तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में जिन 58 सीटों पर आज मुकाबला हुआ है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा शहर और गांव में कमोबेश 4-5% का अंतर आता रहा है। लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में यह अंतर बढ़कर करीब 10% का हो गया। शहर में कम वोट पड़े हैं, गांव ग्रामीण में ज़्यादा वोट पड़े हैं। गांव में लाइन नहीं टूटी, शहर में बूथ खाली थे। कोरोना का डर स्वाभाविक भी है। जहां ज़्यादा जागरूकता होगी वहां यही हाल होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार समीकरण किसका सबसे ज़्यादा सटीक बैठा, किस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने या फिर अलायंस ने, किसने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया? इन दो के इतर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान इस क्षेत्र में हो रहा है। ये साफ है। और ये भी साफ है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच बहुत संघर्ष वाला है। तो इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन 11 जनपदों की 58 सीट, जो नोएडा से लेकर अलीगढ़ और कैराना से लेकर आगरा तक फैली हुई, इसने क्या संदेश दिया है, क्या स्पष्टता दी है, और पश्चिम के इस पहले चरण का संदेश क्या निकला है उत्तर प्रदेश में, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। 6 बजे तक वोटिंग चालू हुई है। इस बार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद जितने लोग रह जाएंगे उनके वोट, अनुमान के तौर पर 62-63% या अधिकतम भी गया तो 64% का वोट पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि गांव और शहर में वोटिंग के पैटर्न का फर्क है। तनाव और दबाव दोनों तरफ पर्याप्त है। तो पश्चिम ने जनादेश किसको दिया है? पश्चिम के इस हिस्से का, जहां पर किसान आंदोलन की सबसे बड़ी और प्रभावी भूमिका थी। उस क्षेत्र में क्या हुआ, कैराना में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में क्या हुआ, हापुड़ में क्या हुआ, बागपत ने किसके लिए किसकी बादशाहत को बचा के रखा है। आज इस विषय पर खुली चर्चा होगी। हम हर मसले की चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे संकेतों के जरिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ने किसको दिया है इस बार का जनादेश। कुछ बयान सुने। यूपी में जो पहले सरकारें रही वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी। कारण परिवारवाद। आपराधिक मानसिकता के माफियावादियों को, एक गरीबों का हक छीनने वाले अपराधियों को, बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले सहोदों के खिलाफ एक ही इलाज है और वह भारतीय जनता पार्टी। हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे।
तो आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि पूरे इत्मीनान से और गौर से आप सुनिए। संजय चौधरी बीजेपी से हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, डॉक्टर एमएच खान बीएसपी से हैं, अनिल रायल जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक और ये पिछले कई डिबेट में मेरे साथ रह चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हेड। बहन भाइयों, आज मैं डिबेट का पैटर्न बदलना चाहता हूं क्योंकि मतदाताओं ने अपना पैटर्न बदला है वोटिंग का, तो मुझे लगता है कि मुझे भी आज अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो मैं आज चाहता हूं कि आज मैं हेमंत तिवारी और अनिल रायल से इस डिबेट का प्रारंभ करूं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं पहले वो उनको सुन लें, फिर अपनी बात दें, ताकि आपको अपनी बातों में सुधार का मौका मिले और फिर ये न क्लेम करें कि मैंने ये कहा था। तो सबसे पहले मैं मौका देता हूं अनिल रायल जी को। बहुत शुक्रिया, मुजफ्फरनगर से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आज पहले चरण का मतदान हो गया, आपने भी वोट डाल दिया होगा, तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए जी। और हेमंत जी मुझे लगातार मैसेज भेज रहे हैं, वो जानना चाहते हैं आपसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण में क्या हुआ इस बार। आपको याद होगा पिछली डिबेट में आपने मेरी जाति पूछी थी। मैंने नहीं पूछी थी, केवल ये पूछा था कि भाई आप जाटों के बारे में लगातार पूछ रहे, तो मैंने पूछा कि आप भी क्या वही हैं क्या, तो आपने उसकी व्याख्या की थी। हाँ, वही मैं बता रहा हूं। उससे पहले मैंने जब भाजपा की बात बताई थी आपने नहीं पूछी थी। पिछली बार जब बताया था गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है तो आपने पूछा था। आज वो क्रिया की प्रतिक्रिया आपको आपकी टीम ने फील्ड में घूमी है, दिखाई दी है। 66% और कैराना में 75% तक वोट पड़ा है आज गठबंधन के लिए। और गांव में जाट को जहां भाजपा का 90% 91% पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ था, आज 70 से लेकर 80 और कहीं कहीं 90% तक वोट गठबंधन को गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 में जो एक सौहार्द का वातावरण खराब हुआ था ब्रजेश जी, आज वो स्थापित हुआ है। जाट ने मुसलमान को वोट दिया है, चाहे वो सिवाल खास में दिया हो, जो नाइद को दिया हो। जो एक पहले कहा जा रहा था कि मुसलमान को वोट तो दे देगा जाट को, जाट देगा नहीं देगा, आज वो भी ध्वस्त हुआ है और बहुत मजबूती से वोट किया है। और गठबंधन को मजबूती से दोनों ही वर्गों ने वोट दिया है। मुस्लिम ने तो एक तरफा वोट दिया है, जाट ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर काफी बड़ी संख्या में वोट दिया। इसके पीछे का कारण, लॉजिक मैं समझना चाहता हूं। ये तो आपने आज मौके के हालात बताए, हालांकि आपकी जाति पूछकर अगर मैंने आपको कोई ठेस पहुंची हो तो मैं अपनी बात वापस लूंगा, लेकिन वो पुरानी बात थी। आपने तब एक डायलॉग भी बोला था, मैन माइनस फला, वो मैं बोलना नहीं चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं कि कारण क्या था? कारण जो किसान आंदोलन के बाद से, जो पिछले 1 महीने से हर बार ये संजय जी की पार्टी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले जाट बोला हिंदू मुस्लिम की बात होती है, पिछले 15 दिन से जाट और बाकी हिंदू की बात हो रही है। तो इसका मतलब भाजपा के हिसाब से भी जाट हिंदू नहीं थे। 15 दिन से अमित शाह जी बुला रहे तो जाट को बुला रहे, बाकी बुला रहे तो जाट को बुला रहे, 21 टिकट दे रहे हो आप जाट को दे रहे। बाकी यहां गुर्जर भी महत्वपूर्ण है, अन्य पिछड़े भी महत्वपूर्ण है, दलित भी महत्वपूर्ण है, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सब चल रहा था जिसकी वजह से क्रिया प्रतिक्रिया हुई और मुस्लिम को एक लग रहा था कि हमें वापस स्थापित होना है। जाट एकमात्र ऐसा सहयोगी उनको मिल सकता था जो जयंत के आने के बाद से उनके साथ आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू मुसलमान महाराज जी या शमशान कब्रिस्तान नहीं चला? कैसे लगता है आपको? ये चल ही रहा था लेकिन इस बार नहीं चला है। आपने राकेश टिकैत का बयान भी चलाया था ब्रजेश जी, तो ये नहीं चला है इस बार। जनता पूछना चाहती है, युवा पूछना चाहता है हमारे रोजगार की स्थिति क्या है, गरीब पूछना चाहता है महंगाई क्यों हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 करोड़ में से 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न बांटने के बाद एक लाभार्थी वर्ग बनाया था, लेकिन आज वो लाभार्थी वर्ग पर उसकी जाति भारी हो गई है, चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो। किसी मुस्लिम लाभार्थी ने वही अनिल रायल हैं जो 1 महीने पहले मेरे साथ डिबेट में ये बता रहे थे कि बीजेपी का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना लोगों ने सोचा था, या बीजेपी हावी, आप ये बता रहे हैं। आज वोटिंग के दिन आपका बयान कुछ और है। यस, नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं कि बीजेपी ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, नुकसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रजेश जी, लेकिन गठबंधन बहुत मजबूती से आया है। मैं नुकसान आज भी ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा यहां खत्म हो गई है। जाट मुस्लिम के अलावा कुछ अन्य को छोड़ के बाकी सब भाजपा है।
भाजपा ऐसा नहीं कि कोई भाजपा कोई कह दे कि खत्म हो गई, ये गलती है। जी ब्रजेश जी, मैंने पहले बार भी कहा था और आज भी दोहराता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ है, महंगाई को लेकर तो है, कल युवाओं आपके के रोजगार अखबार को, की लेकिन क्या पहली हेडलाइन CM होगी ये बताओ मुझे। हेडलाइन जो आप कहेंगे वो बना देंगे, लेकिन मैं अभी क्या बनाई बताऊं, जा रही है। संपादक अभी आप, आपकी डिबेट से मालिक आप, हेमंत अरे तिवारी मुझे ये आप सवाल पूछे इतने हैं बड़े कि टीवी अनिल चैनल के रायल से ये संपादक पूछे हैं। कि कल हेडलाइन क्या बनाएंगे। ये हेमंत तिवारी का सवाल है। हेमंत तिवारी जी से बात कर लेंगे, हेडलाइन बना देंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक कड़ा मुकाबला है। हमारे अनिल जी जिले बहुत में 9 शुक्रिया सीटें आपका। मैं हैं। हेमंत तिवारी 9 जी को सीट में- डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं। हेमंत जी बहुत स्वागत आपका। देखिए मैंने आपके मित्र अनिल जी को भी बिठा रखा है आज तस्दीक के लिए। आप मुझे बताइए कि आप आज दिन भर सक्रिय रहे, लोगों से बात किए होंगे। पहले चरण की 58 सीट और 11 जनपदों में क्या फीडबैक मिला आपको? हाँ, पहले तो अनिल रायल जी के बारे में एक बात बता दूं, आपने वही शुरुआत की थी। मैं बहुत साल पुराने मेरे मित्र हैं, इनसे कभी जात नहीं पूछी। कई बार मन में भाई साहब मैंने कौतूहल उस दिन हुआ। नहीं पूछी थी, दूसरे आप जबरन पूछ- मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। ये भी और आप भी, मैंने नहीं, कोई जैसा जाति नहीं उन्होंने- पूछी थी। उन्होंने कहा। ये जबरन बताना चाह रहे थे, कहा। मुझे उकसा रहे थे कि मेरी नहीं, जाति नहीं। पूछो। और अच्छा, मैं मैं सुरेंद्र राजपूत के कहने पे पूछ मैं भी लिया। मैं आपको एक रहस्योद्घाटन कर दूं कि पिछले अच्छा, 5 इसका भी- चुनावों में इसका भी जो सुरेंद्र जी के feedback जिम्मे मैं- छोड़ मैं दो। लेता था अनिल रायल से। मैं कोई इल्जाम अपने पे नहीं लेता, सब पास कर देता हूँ। मैं ब्रजेश जी आपको बता रहा हूं, जी पिछले 4-5 चुनावों में, खासतौर से 2014 के बाद तो लगातार जो फीडबैक मैं अपना खुद का लिया करता था, अनिल रायल हमारे मित्र हैं, लगभग 90% सही फीडबैक इन्होंने दिए हैं। अब इतना तो तय है कि जब हम मान के चलें कि हमारी जागीर का ये हिस्सा हम तमाम कारणों से, एक नहीं तमाम कारणों से लुटा चुके हैं और वहां हमको कुछ जगहों से राहत मिले, तो उतना बुरा नहीं है। तो उतना बुरा मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में वेस्टर्न यूपी, खास तौर से जाटों की नाराजगी, मुसलमान और जाटों का संयत होना और एंटी इनकम्बेंसी तो चल ही रही है, फिर भी एक बात जो भारतीय जनता पार्टी की 7 वर्षों की मुसलसल जीत का सबसे बड़ा फार्मूला रहा है, यानी ये जो पोलराइजेशन होता है उसको लेकर के एकदम सन्नाटा खींचे रहना। जबकि आपको याद होगा कि शामली से अमित शाह जी, उसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, उन्होंने वेस्टर्न यूपी पर उनका जो मेन फोकस रहा, वो किस बात पे रहा, वो बात नहीं आई। ये थोड़ा सा एक बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो खालिस जाट बेल्ट है, जहां वाकई अधिसंख्य विधानसभा क्षेत्रों में जाटों की संख्या अधिक है और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जाट और मुस्लिम मिल करके अच्छा वोट फीसद बनाते हैं, मतलब वो विनिंग फार्मूला तैयार कर देते हैं। अगर आप उससे अलग आएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि आगरा से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अच्छी हैं, मतलब उतनी बुरी नहीं है। मथुरा, जिसके बारे में जहां के विधायक खदेड़े उदेड़े गए थे, इसकी तस्वीरें आ रही थी, वहां भी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा धुआंधार चुनाव लड़ा है। नोएडा, बुलंदशहर और फिर आप अलीगढ़ आए, अलीगढ़ का अभी जो मोटा मोटा लोग बता रहे हैं 5, साढ़े 5 बजे तक का जो फीडबैक और वहां का माहौल बता रहे हैं, वो बहुत बुरा नहीं है। बुरा तो है, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा होने के तमाम स्थापित कारण हैं। ये क्या बात हुई कि बुरा हुआ है लेकिन बहुत बुरा नहीं हुआ है? तो बुरा का लेवल क्या है, थोड़ा ये भी बताओ ना, पब्लिक कंफ्यूज हो रही है। साहब, जब आप 55 में 53 रहते हो और लोग कहते हो कि आप 15 नहीं हो और आप 25 तक 20 तक पहुंचो जी, तो भी मैं इसको मानता हूं कि ये थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पीने भर का है, बजाय इसके कि आप निराजल रह जाएं तनाव में। तो मुझे लगता है कि, और आप एक चीज और देख लीजिए कि जो जहां शहरी इलाके हैं, जहां थोड़े शहर हैं, वहां पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली सेगमेंट पूरा आ जाता है, और वहां का वोटिंग पैटर्न देख लीजिए। थोड़ी सी नोएडा और गाजियाबाद का देखें वो तो कोविड की वजह से है हेमंत जी, मुझे लगता है कोविड की वजह से। हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा था। कोविड का असर तो जिनके घरों में किसी की मृत्यु और कोविड से हुई है, जो उस दौरान दूसरी लहर में झेले हैं,
उनके मन में डर था वोट डालते समय, शहरों में विशेष तौर पर। हाँ, एक और बात देखने को मिली है जो महत्वपूर्ण है। मैं खाली आखिरी बात ही कह रहा हूं, जो पहले चरण से शुरू हुई है और आखिर चरण तक इसका असर देखिएगा। एक नेगेटिव पॉइंट गठबंधन के लिए बता रहा हूं कि कई जगह से खबर है कि जो लोग 3 साल 4 साल 5 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे जी, उनके जो टिकट कटे हैं वो शायद उतना खुल करके उन्होंने काम नहीं किया है। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत तिवारी जी। मैं पॉइंट। संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। पहले चरण का आज महामुकाबला हो गया है। 2 वरिष्ठतम पत्रकार, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश से और एक आपके परम मित्र हेमंत तिवारी जी, इनको भी मैं बिठा रखा और इनकी बातें आपने सुनी, कितना सहमत हैं इनसे? देखिए, मुझे लगता है कि आज जिन सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें अगर हम आगरा से शुरू करें तो आगरा और आगरा के आसपास के रीजन में यानी कि वेस्टर्न यूपी में बसपा का एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है और उसके आकलन के बिना मुझे लगता है कि इस चुनाव के पहले चरण का विश्लेषण नहीं हो सकता है। बसपा निश्चित रूप से लोकदल की तुलना में बड़ा दल है, ये वहां के जमीनी हालात पर भी है और आगरा तो दलितों की राजधानी कही जाती है राजनीतिक आधार पर। आप बीएसपी को आज प्रेज तो क्यों कर मुझे रहे हैं? मैं लगता ये है नहीं कि समझ पा उसको रहा हूं। हम कहीं ना कहीं अलायंस की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, आप चूंकि विश्लेषण की बात कर रहे थे, मैं आपकी पार्टी के पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल ये बीएसपी के बारे में खान साहब हैं बताने के लिए संजय जी। आजकल दूसरे दलों को ही प्रेस करते हैं। नो, बीच में कोई नहीं बोलेगा, अपना दल का कुछ इनका बीच में कोई नहीं बोलेगा। संजय चौधरी गो अहेड। तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार का गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बसपा का, इस बार का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और लोकदल का, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का पिछला साथी इस साथी के तुलना में ज्यादा मजबूत था। तो इस आधार पर अगर हम इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो चुनाव को बेहतर नतीजे के पास पा पाएंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उस रीजन में खास तौर से गरीबों के लिए, छोटे किसानों के लिए जो किया था, ऐसे लेकिन ये 2 पत्रकार, दोनों वरिष्ठतम पत्रकार हैं, मोस्ट सीनियर लोग हैं, इनका एक एनालिसिस कुछ और कहता है, वो आपके एनालिसिस से मैच नहीं कर रहा है। नहीं, निश्चित रूप से पिछली बार जब सपा और बसपा का गठबंधन लड़ रहा था तो हमें बताया जाता था कि ये गठबंधन वो गठबंधन है जिसने राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1993 में भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया था जी। ये सबसे बड़ा सामाजिक गठबंधन था, लेकिन उसको भी उत्तर प्रदेश ने फेल होते देखा है। क्या आप तो ये उत्तर मानते प्रदेश हैं की कि आपको राजनीति कुछ में जिस नुकसान प्रकार हुआ का है सामाजिक या परिवर्तन फिर आप अपनी पूर्ववत स्थिति पर अभी भी खड़े हैं? देखिए, हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, भाजपा मुख्यालय में आज मैं दिन भर रहा, हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, कड़कती ठंड में भी जिस प्रकार से लोगों ने निकलकर वोटिंग की है, हम इस बारे में निश्चित रूप से आश्वस्त हैं कि हम अपने प्रदर्शन के आसपास ही रहेंगे और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के धन्यवाद संजय चौधरी जी को इस बार का चुनाव बहुत शुक्रिया। आज समाजवादी पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा और उन्होंने कहा कि आरएलडी के प्रवक्ता ही को ही हमारा प्रवक्ता मान लिया जाए, गठबंधन का प्रवक्ता। इसलिए रोहित अग्रवाल के नाम के साथ पद नाम गठबंधन प्रवक्ता का रखा हुआ है। ये 14 तारीख तक समाजवादी पार्टी की वकालत हेमंत जी यही लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नए टाइटल के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं रोहित अग्रवाल जी, अभी जो क्लेम संजय चौधरी कर रहे थे, पहले चरण का वोटिंग हो गई है नोएडा से लेकर आगरा तक, 58 सीटें हैं, क्या फीडबैक है और आप अपनी पार्टी के लिए क्या उम्मीदें देख रहे हैं इस चुनाव में? ब्रिजेश जी, फीडबैक तो आपको भी पता है, अभी जो 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने भी आपको बता दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, लहर बड़ी करारी है, गठबंधन सब पे भारी है। तो ब्रिजेश जी, सूकड़ा साफ कर दिया हमने भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अभी शब्द जो है उनके चेहरे के रंग से जो है मेल नहीं खा रहे थे, निकल नहीं रहे थे शब्द उनके मुंह से
तो उनको भी पता है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और कैंडिडेट्स की स्थिति है, सामान पैक करना शुरू कर दिया है। अब यूपी में इनके कोई जगह नहीं है। ये जो बाहर से आए थे यहाँ प्रचार करने, ये सब वापस जा रहे हैं अपनी कहाँ स्टेट। कौन सामान पैक कर रहा है? ये जितने बाहर से आए थे ना प्रचार करने, इनके दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और नेता, उन सब ने सामान पैक करना शुरू कर दिया कि कौन बेइज्जती कराए। बिजनौर में तो प्रधानमंत्री जी ने ठंड बता दी थी कि भाई बहुत ठंड है, यहाँ बारिश हो जाएगी, तो रैली कैंसिल कर दी थी। आपकी बातों से बिजनौर आए ही नहीं थे। गुरूर झलक रहा है। नहीं, गुरूर नहीं है, ये जनता के प्रति जो हमारा समर्पण है, जनता के प्रति जो हमारा विश्वास है और जनता का जो हम पे प्रेम है, और जो 5 सालों में जनता के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको देखने के बाद ये कॉन्फिडेंस है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव में भी। क्योंकि जो एक शुरुआत हो जाती है, देखिए आज ये शुरुआती पहले अभी तक एविडेंस के तौर पर आपकी बातों को सपोर्ट करने के लिए आंशिक तौर पर अनिल रायल का बयान है। हेमंत तिवारी आपकी आधी बात से सहमत होंगे जो उनका स्टेटमेंट है। नहीं, लेकिन आप तो दावा कर रहे हैं कि ये एकदम सुनामी टाइप आई हुई है। बिल्कुल ब्रिजेश जी, सुनामी है। और आऊंगा अनिल रायल जी, आऊंगा, प्लीज वेट। बिल्कुल ये ब्रिजेश जी सुनामी है और सूखड़ा इन्हीं साफ की है बात भारतीय का जनता जवाब पार्टी देना का। चाहता हूं, एक मैं आपको छोटी सी बता दूं बात। 58 में से कम 55 सीटें तो हम 100% कॉन्फिडेंस से कह के जा रहे हैं। क्या? आर्काइव में रख लेना। What? 10 मार्च को बात करेंगे। 55 सीटें हेलो तो हेलो जीत हेलो, रहे एक हैं। सेकंड रुको। भारी डिफरेंस। एक सेकंड रुको। हाँ। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 55 सीटें भारी डिफरेंस से जीत रहे हैं हम 58 में 58 में 55 से। और 3 सीटें इनके लिए हमने छोड़ दी हैं, अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी जीतने के पूरे चांसेस हैं हमें। ओके, अनिल रायल जी कुछ इंटरवेंशन करना चाहते थे। यस, 10 सेकंड सर, गो अहेड। जी, मैं रोहित जी की बात से कह रहा हूं कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ऐसा गलतफहमी बिल्कुल मत पालना कि 55 ले रहे हैं। मुजफ्फरनगर की 6 सीट में से 3 सीट पर आप जीत रहे हैं, 1 पर भाजपा जीत रही है, 2 पर भाजपा और आपके बीच बहुत नजदीक का मुकाबला है। आप 6 में से 3 पर आगे हैं। ये 55 वाली गलतफहमी ना रहें। अगर आपका कोई समर्थक आप ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, गलत ग्राउंड कह रहा लेवल है की आपको जो और- की स्थिति है। एक सेकंड रुक जाएं। और नहीं, पहला राउंड है, मैं चाहता हूं कि सब अपनी अपनी बात रख लें, कृपया प्लीज सब लोग सहयोग करें। ऑलराइट, मैं डॉक्टर एम.एच. खान जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज इनकी बात हमारे दोस्त संजय चौधरी करने लगे थे, तो मुझे चिंता हो गई कि जब ये बोलेंगे तो हमारे खान साहब क्या बोलेंगे। खान साहब, क्या फीडबैक है और ये पार्टी, आपकी पार्टी यानी बीएसपी, इस फेज में अपने लिए क्या संभावनाएं देखती है? देखिए, मैं वो बात नहीं कहूंगा जिससे जनता में हंसी का पात्र बन जाए। लाइव पे हूं, कहाँ है? 55 सीट, कोई 60 सीट, कोई अरे खान देखिए, साहब, अब आप ईवीएम में इंटरप्ट मत कर। खान साहब बोलिए आप। नहीं, अब ईवीएम में मत बंद हो गया है। 2017 में 2 सीटें हम जीते थे, 2 सीट पे समाजवादी पार्टी जीती थी, ये दोनों गठबंधन में थे। 30 सीटों पर हम सेकंड पे थे जी, ये फैक्ट है, ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा। अब आज स्थितियां बहुत बदली हैं, तो हम 30 सीटों पर सेकंड होने के बाद हम चौथे 5वें नंबर थोड़े चले जाएंगे। पूरा हमको विश्वास है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का हिसाब किया है। अरे इतने बहुजन निष्ठुर समाज मत हो पार्टी- खान साहब, आपकी तो अभी तारीफ कर रहे थे संजय और आप भला बुरा कहने लगे। नहीं, हम तो भला बुला नहीं कह रहे, हम तो हकीकत कह रहे हैं। किसानों की शहादत हुई है, गन्ना का पिछले साल का मुझे भुगतान नहीं हुआ टोकना है। पड़ा था कि आप बीजेपी से हैं, वो आपकी तारीफ शुरू नहीं। कर दिए थे अरे वो और आप अब उनको भला सब- बुरा कह रहे हो। बताओ। सभी लोग हमारी तारीफ करेंगे, अभी देखिएगा ना, आप भी देखिएगा विश्रा जी। जी, अभी 10 तारीख आएगा तो सारे लोग कहेंगे भाई खान साहब तो सही कह रहे थे। हम वो बातें नहीं कहेंगे वो जो दिखाई नहीं दे रही। 3 सीट पे जीत रहे हैं, 3 सीट 2 सीट पर लड़ाई है, 1 सीट पे फलाना है, 1 सीट दिखाना है, जैसे लगता है सबके मन में कोई बैठ गया हो। अरे भाई भगवान हम नहीं ना है सॉरी जी। हम भगवान नहीं ना है कि सबके मन में बैठ गए हैं और अरे आप वो सारी सीटों पर पत्रकार दौरा है, कर उनका लिया। अपना आकलन है, आप उनको अरे क्यों इस तरह आकलन से ऐसे थोड़ी किया टारगेट जाता है, हवा करते हवाई हैं? आकलन हवा हवाई थोड़ी होता है कि 3 सीट पे आप जीत रहे हैं, 2 सीट पे जीत अरे रहे तो हैं, क्या सीट पे किसी वो का जीत रहे गला हैं। पकड़ अरे लोगे तो खान हो साहब? गया, किसी हो का गया। गला पकड़ोगे? नहीं, गला अरे नहीं पकड़ेंगे, गलतफहमी में जब लेकिन जो जनाधार में आदमी घूम के चैनल निकलोगे पे खान बैठ साहब के इस स्टूडियो तरह से तो पता लगेगा ना। हवा हवाई बात करेगा कि यह 3 सीट पे, 4 सीट पे, 5 सीट पे अरे भाई आप देखिए ना, पिछले इलेक्शन में 30 सीट पे हम सेकंड पर आए हैं,
हम कहाँ हैं? हम कहीं यहीं नहीं है। अरे भाई हमारा 20% 22% वोट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समाज का। मुस्लिम समाज को हमने टिकट दिया है, हमने जाट समाज को टिकट दिया है, हमने हर जाति को टिकट दिया है, सर्वजनता सर्वजन सुखा का नारा दिया है हमने, कानून व्यवस्था हमारी देखा है लोगों ने, हमको पीछे कैसे समझ सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इतनी चीज जीत रहे हैं, रोहित हम ये कह रहे हैं कि जनता ने अच्छा फैसला किया है। ऑलराइट, थैंक यू खान साहब, आपका गुस्सा समझा जा सकता है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को नहीं, गुस्सा नहीं, मैं हकीकत बात कर रहा हूं। अरे ठीक बात है, हो गया बस जी। सुरेंद्र राजपूत आपके सर। कट्टर दुश्मन, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी। आज पहले चरण की वोटिंग हो गई, आपके हाथ तो कुछ लगता दिख नहीं रहा है पहले चरण में। ब्रजेश भाई, हर आदमी का अपना अपना आकलन है, आपका अपना आकलन है, खान साहब का अपना। हमको तो जो लग रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। हम तो जनता के बीच में है, सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं और सत्ता के खिलाफ खदेड़ा हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कि 2017 की जो फसल थी ना ब्रजेश जी, वो आज काट दी। 2017 में जो फसल बोई थी वो आज काट दी उन्होंने, और आज जो है उन्होंने नई नस्ल की नई फसल बोई है और उस बोई हुई फसल से सांड भगा दिए। जितने चाहे वो दिल्ली के हों चाहे कहीं के हो, सारे सांडों को उन्होंने भगा दिया। एक चीज तय हो गई कि पिछले 1 महीने से जिन्ना को गन्ने के खेत में जो गाड़े हुए थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान, मुसलमान, और उसके बाद अब पिछले 3 दिनों से जो है, अभी कल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहने लगे केरल बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा, जम्मू कश्मीर बन जाएगा, ये सारी की सारी चीजों को धता बताते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश ने पोल किया है। रिजल्ट 10 तारीख को आएगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस वक्त सारी सीटों पर चुनाव लड़ा है। 2 सीटें नहीं लड़ी, वो एक अखिलेश यादव जी के खिलाफ और दूसरी जो है क्या नाम, शिवपाल जी के खिलाफ। मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी बताइए। प्रश्न आपसे ये है हाँ। कि मैंने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं। हाँ। आपने 4 मिनट तकरीर की। हाँ। एक बार भी कांग्रेस क्या कर रही है, पहले फेज में क्या मिल रहा है, आपका कोई फोकस नहीं। आपका फोकस ये कि हम जीते न जीते, ये इनको हारना चाहिए। नहीं, एक चीज तो तय है ब्रजेश भाई, एक चीज क्या आप यही तो है ना। नहीं, आपके दिल में नहीं है कि इनको हारना चाहिए? कितना तंग किए हैं आपको? तो मैं एक अपने तो पत्रकार की भूमिका निर्वहन करूंगा। नहीं, आपको तंग नहीं किया, मेरा वोट हो सकता है। एक मिनट, आपको तंग नहीं किया और हम आपके भाई नहीं। बिल्कुल किया है तंग। आपको तंग किया है तो हमें दुख नहीं होगा? हमें वो दुख है। एक बात, दूसरी बात, कांग्रेस जनता के साथ है। गांव पर्सनलाइज क्यों हो रहे हो? गांव है, पांव पांव है, नगर नगर है, डगर डगर है। आपको अपनी पार्टी की चिंता क्यों नहीं, मुझे ये बताओ। हम बता रहे हैं ना, हमें अपनी पूरी पार्टी की चिंता है। हम पूरा चुनाव लड़ रहे हैं पूरी ताकत से। आपने देखा कि कितने दिनों बाद कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ी है। आप बताइए मुझे, कितने समय के बाद आप कोई भी आदमी ये नहीं कह पाया कि इनके प्रत्याशी अपराधी हैं। कोई ये कह पाया कि हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ ये मुकदमे हैं। हर आदमी कह रहा, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने का काम किया और प्रियंका गांधी जी। अच्छा, इंडिपेंडेंट एनालिसिस आपका क्या है? छोड़िए कांग्रेस का मसला। नहीं, इंडिपेंडेंट एनालिसिस मैं प्रियंका गांधी जी की एक लाइन कोट कर देता हूं और इंडिपेंडेंट उसके बाद कहते, कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात इंडिपेंडेंट एनालिसिस की, तो एक चीज तय है, 58 सीटों का चुनाव हुआ है। अभी 14 तारीख को 56 सीटों का और 59 सीटों का और है, शायद नहीं 55 है, 55 का और है। तो आप इस चीज को देख लीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से खदेड़ा है और पूरी तरीके से खदेड़ा है इन लोगों ने जो सांप्रदायिकता चलाने की कोशिश। और यही आपके खुश होने की एकमात्र वजह है? हाँ, हमारे खुश होने की ये बड़ी वजह है और कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 10 तारीख को आपको उसका पता चलेगा। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं उसका भी सुखद परिणाम आपको मिलेगा उस। अरे जब इतना खुल के बोल रहे हो तो मिल के लड़ लेते आप भी साथ में, क्या दिक्कत? हाँ ब्रजेश भाई, मिल के लड़ लेते, संजय जी की लॉटरी खुल जाती, वही हो जाता। पाकिस्तान, मुसलमान, ये वो सब लोग पाकिस्तान अपनी कुर्बानी दे दी, मतलब आपने हम नहीं कुर्बानी दी है। इनके झांसे में नहीं आने वाले। अखिलेश शिवपाल के खिलाफ कैंडिडेट नहीं है भाई, कतई नहीं आने वाले हम। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। और एक चीज जान लीजिए ब्रजेश जी, जिन्होंने आपको तंग किया है हम उनको तंग करेंगे। भाई बीरेन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट आज बड़ी जबरदस्त चल रही है। सामान्य तौर पर ऐसी परिचर्चाएं होती नहीं, पर आज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिचर्चा है। और मैं अपने सभी गेस्ट को भी थैंक यू करूंगा, क्योंकि धन्यवाद दूंगा
क्योंकि सब अपने मूल विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चरण के चुनाव में, मतदान में आपको क्या फीडबैक मिला, क्या चीज़ें ज़्यादा हावी रहीं, कौन सी चीज़ें थी जो नहीं चली? और अनिल रायल ने जो एक बड़े सेंसेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं, बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं, आप क्या सहमत हैं उससे? देखिए, ये जो आज 58 सीटों पर चुनाव हुआ, ये दिल्ली से सटा इलाका है, वहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पर बड़े लोग रहते हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, तमाम सारे ज़िले। 58 में से 53 सीट बीजेपी की थी और बाद में एक आरएलडी का विधायक तोड़ के मिला लिया था रमाला को, तो वो 54 सीट बीजेपी खाते में आ गई थी। अब ये इनसे पूछिए कि 54 ये इस बार जीत पाएंगे कि नहीं, इनको इस बात का भरोसा है कि नहीं। आज मतदान 62 से 65% के बीच हुआ है। ये दर्शाता है कि लोगों ने पहले से मन बना रखा है कि इस बार जमकर मतदान करेंगे। और जब बहुत जमकर मतदान होता है तो वो क्यों होता है, उसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका अंदाज़ा हर कोई लगाता है और अपने अपने हिसाब से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज लेकिन एक संदेश साफ हुआ है कि सरकार चाहे जिसकी बनेगी वो लूली लंगड़ी नहीं होगी, वो बहुमत की सरकार होगी। चाहे भाजपा को आशीर्वाद देगी जनता तो पूरा देगी, और चाहे समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के गठबंधन को आशीर्वाद देगी तो बम्पर देगी। आज बसपा के प्रवक्ता इसलिए नाराज हो सकते हैं अनिल जी से कि उनको कहीं लड़ाई में नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन बसपा की भी अपनी है पोजीशन। अब कितना वोट पाएगी वो अलग बात है। अनिल रायल एक पत्रकार हैं, वो अपने ज़िले में आसपास में जहां उन्होंने देखा वो बोला, जब हम सबको अपने अपने आकलन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो एक पत्रकार को भी अपनी बात कहने का निष्पक्ष ढंग से पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर मतदान ये बताता है कि जाति और धर्म, यानी कि हिंदू मुसलमान या ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा, इन सब के परे लोगों ने मतदान किया है। टिकट जाति धर्म के आधार पर भले दिए गए हों, लेकिन लोग पहले से तय करके बैठे थे कि इसलिए आपने देखा होगा कि लंबी लंबी कतारें थी। ये चुनाव इसलिए याद रखा जाएगा कि इसमें बड़ी गर्मी आई, बड़ी चर्बी उतारी गई। बड़ा हिंदू मुसलमान, बड़ा पाकिस्तान और जिन्ना और खालिस्तान, ये सब हुआ। लेकिन ट्रैक्टर वालों ने, खेत खलिहान वालों ने, खटिया वालों ने, हुक्का गुड़गुड़ा वालों ने ये कहा कि हम इस बार जम के वोट डालेंगे और डाल दिया। अब ये परिणाम देखिए, दारू मुर्गा भी नहीं प्रभावित कर पाएगा। ये 10 तारीख को बताएगा कि क्या करना है। एक अच्छी बात यह है कि जो नेता हर चुनाव में गरीबी हटाने की बात करते थे, इस बार भी उन्होंने वो बातें कही गरीबी हटाने की। लेकिन आपको याद होगा, जनता ने इस बार सचेत जनता रही है, जनता सवाल पूछ रही है। ये अच्छा है कि भाई चुनाव से पहले गरीबी हटाने की बात करते हो, चुनाव जीतने के बाद खुद तो माल मेवा खाते हो और गरीब और भूखा रह जाता है। ये कब तक चलेगा? ये कितने चुनाव तक चलेगा? इस देश में कब तक चलाओगे? हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है कि जिस इलाके में आज वोटिंग हुई वो खेतिहरों का इलाका है और किसान खेत में अच्छा लगता है। वो सड़क पर आंदोलन करे इसलिए वो अच्छा इसलिए नहीं लगता, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको इस हालात में आने नहीं देना चाहिए। किसका सुपड़ा साफ हुआ ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन ये चुनाव तकदीर बदलने का मौका था, क्योंकि हाथों की लकीरों के भरोसे आप 5 साल तक नहीं बैठे रह सकते। आपको कुछ निर्णय करना होगा और अपने मनपसंद सरकार चुनने के लिए बटन दबाना होगा। और वोट का आनंद तो तभी है जब बम्पर वोट पड़े। इस बार एक परिवर्तन मैंने देखा, मैंने बाकी लोगों से भी डिस्कशन किया था और आप भी थोड़ा बताइए, क्योंकि दिन भर आपने रिपोर्टर्स के टच में थे आप। शहरों में वोट कम क्या कोविड की वजह से पड़ा या कारण कुछ और गांव में लाइनें टूटी क्यों नहीं? देखिए, कोविड का जो कारण है, शहर में हमेशा वोट कम पड़ते हैं। ये लोग छुट्टी का इस्तेमाल आराम करने में करते हैं। वोट देने जाएंगे, कहेंगे अभी धूप हो गई,
अभी सवेरे बहुत जाड़ा है, आराम से सो के उठेंगे, फिर गए तो वहाँ गए बहुत लंबी लाइन लगी है, फिर वो लौट आए, जब खाली होगा तब वोट डालेंगे। इस चक्कर में कई बार शहरी जनता पीछे रह जाती है। हेमंत तिवारी जी तो हमेशा 1 बजे के बाद वोट डालते हैं। देखिए, हेमंत जी तो जागरूक व्यक्ति हैं, खुद ही नेता हैं, इनको भी हम लोग चुनते हैं, कई बार चुनाव ये जीते हैं। अपने इलेक्शन में तो ये कोई कोताही नहीं करते, पूरे देश पूरे प्रदेश से बुला लेते हैं पत्रकारों को। लेकिन आज भी जनता में जो उत्साह रहा, इस बात टिकट भेज के भी बुलाते हैं, ये टिकट भी भेज देते हैं। इस बात के लिए देखिए, इस बात के लिए आपको आभार जताना पड़ेगा और धन्यवाद देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के 58 सीटों के मतदाताओं को कि उन्होंने जो हमको राह दिखाई है, ये आगे 55 सीटों पर और उत्साह बढ़ाए, लोग और वोट डालें जी वीरेंद्र और अपने मनपसंद सरकार चुने जी। लेकिन सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, सब अपने अपने आंकड़े समीकरण बता रहे हैं, जीतेंगे। लेकिन आपने कहा भाई कांग्रेस का बताओ, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी ऐसी है कि रात में अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो अचानक से बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब बाहर निकल के देखो पड़ोसी घर के लाइट चली गई, वो भी अंधेरे में है, तो कांग्रेस बड़ी खुश होती है कि हम अकेले कष्ट में नहीं हैं, बगल वाले भी सब पूरा मोहल्ला अंधेरे में है। तो बस इतने फायदा है कांग्रेस को जी इस चुनाव में। बहरहाल कहते हैं कि मजहब पूछकर आज फिर चोट दे गया और रोटी देने आया था, मेरा रोट ले गया, और काजू बादाम पिस्ता दिखाकर अखरोट दे गया और झूठे वादे करके वो आज मेरा फिर वोट ले गया। अरे मैं तो खुद इस अपराध बोध में हूँ कि इनके उकसाने पे इन लोगों के आके मैंने अनिल रायल जी से उनकी कास्ट केवल पूछ ली थी, उसका ताना पूरी डिबेट में दे रहे हैं। वो भी उकसाया इन्हीं लोगों ने था कि भाई पूछिए इनसे। मैंने किया क्या, सवाल पास कर दिया था। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि पश्चिम यूपी में बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किस पार्टी के लिए अच्छी खबर लाएगा। समीर पाठक लिखते हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ा वोट क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। तो अंकित चौरसिया लिखते हैं कि वोटिंग बढ़ने का मतलब जनता ने मूलभूत समस्याओं पर मतदान किया है। विवेक शर्मा लिखते हैं कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत विपक्ष के पक्ष में भी हो सकता है। मैं सीधे रुख अनिल रायल जी का करूंगा, काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं ये। डिबेट में कई बड़े बड़े दावे किए गए अनिल जी, दावे जैसे गठबंधन के प्रवक्ता का कुछ दावा है, हेमंत जी कुछ और बात बता रहे हैं, जबकि संजय चौधरी का दावा यह है कि ये अपनी यथास्थिति कायम करने में कामयाब होंगे। बीएसपी में खान साहब तो नाराज़ी हो गए हैं। अब इन सब के बातें सुनने के बाद क्या आप अपने स्टेटमेंट में कोई संशोधन चाहते हैं? जी नहीं, एक तो संशोधन में ये चाहता हूं, मैं खान साहब से बहुत विनम्रता से इल्तजा करना चाहता हूं कि अपने क्रोध पर संयम रखें। दूसरे को भी गुस्सा करना आता है, आप अपनी कमजोरी में वो खीज न उतारने का काम ना किया करें। बहुत विनम्रता से मैं बड़े अदब के साथ इनसे कहना चाहता हूं। मैंने आपको कुछ सम्मानित व्यक्ति हैं, मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपको फर्स्ट बताइए। नहीं, गाली देंगे। सुनिए खान साहब, गाली आपको तो सुनने के यहाँ बैठा भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बुरा नहीं, आप बड़े ताव में बोलते हैं खान साहब। आपको लग रहा है कि खान साहब, जब आपको वोटर नहीं, आपके वोटर ने आज भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, उसके बाद में कहां से लाऊं आपकी वोट? उसको भी खत्म कर दीजिए आप। खान साहब शांत हो जाओ एक मिनट। खान साहब प्लीज, नहीं प्लीज, सिर्फ अनिल रायल बोलेंगे, सिर्फ अनिल रायल। अनिल जी गो अहेड, अनिल रायल गो अहेड, प्लीज बोलिए आप। 6 सीट मेरे जिले में है, 3 शामली में है, 9 में केवल खतौली पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मजबूती के साथ मुकाबले में त्रिकोणीय में था। मैं 9 पे कहां से दिखाऊंगा भाई? सही है। बात यह है, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ब्रजेश जी ये नहीं कहा है कि दोनों, चाहे संजय जी का हो चाहे रोहित जी का, दोनों के आप निष्पक्षता से बिना किसी दबाव में आए हुए आप अपना आकलन प्रस्तुत करें। मेरा आकलन यह है कि मुजफ्फरनगर शामली की 9 सीट में 6 पर गठबंधन आगे है, 1 पर भाजपा जीत रही है, 2 पर नजदीकी मुकाबला है। जी, तो वो 2013 के पहले का एरा लौट रहा है आपके मुताबिक?
2013 में जो इस क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जहां सामाजिक सद्भाव खत्म हुआ था, वहां उसके लिए किसान यूनियन, किसान आंदोलन बधाई का पात्र है। और आज वो सांप्रदायिक सौहार्द इस क्षेत्र में वापस लौटा है। जो चुनाव से कुछ दिन पहले तक ये प्रचार किया जा रहा था, जैसे सिवाल खास की सीट को लेकर, अन्य सीटों को लेकर, नाहिद की सीट को लेकर, कि यहां जाट मुसलमान को वोट नहीं करेगा, आज जाट ने मुसलमान को वोट किया और मुसलमान ने जाट को आराम से वोट किया है। शुक्रिया आपका, इसलिए सामाजिक सद्भाव जो बिगड़ा था वो सुधरा है। करता हूं हेमंत जी, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश 2014 यानी 2013 बल्कि एक लैंडमार्क मान लेते हैं मुजफ्फरनगर के दंगों को, क्या उस एरा में वापस लौट गया है 2013 के पहले वाला? आज इस तरीके की चुप्पी, जो शांति, इतने आरोपों प्रत्यारोपों और उन घटनाओं को बारंबार याद दिलाने के बावजूद कोई रिएक्शन न होना, तो शायद यही संकेत करता है। लेकिन मैं इस डिबेट में दो बातें जरूर लाना चाहूंगा ब्रजेश जी। एक, मुझे आज बहुत आत्मिक तकलीफ है कि इस देश का एक बड़ा नेता, वेस्टर्न यूपी का हीरो, और अभी तो मैं कहीं देख रहा था, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि 10 मार्च आने दीजिए, जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी में अपने आप को बहुत बड़े तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे। पर आज वो वोट डालने नहीं गए, उनको वोट डालने जाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। रोहित जी क्षमा के साथ कह रहा हूं, मैं उनकी सफाई और किसी की सफाई पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र में जब आप बड़े नेता होते हैं पॉलिटिक्स में, ये सामान्य अपेक्षा होती, ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा नेता आज तक इतिहास में ऐसा नहीं है जिसने वोट ना डाला हो, उनको और बड़े नेता हो जाते हैं अगर वो छोड़ करके आते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिए, तो मैं आपके साथ मैं दूंगा, समय दूंगा, आप अपनी बात रखना, अपनी बारी में रखना। यस हेमंत जी, गो अहेड। नहीं, जरूर देखिए, किसी को भी तकलीफ, यंग है, उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, उनको बड़ा बम्पर समर्थन मिल रहा है, उनको वोट डालने का वक्त निकालना चाहिए, तो सफाई नहीं देने की जरूरत थी। दूसरी बात मैं बताऊं ब्रजेश जी, ये जो संजय चौधरी साहब से आपने सवाल किया और इन्होंने बीएसपी पे शुरू कर दिया, ये मामूली बात नहीं है। समझना होगा, उत्तर प्रदेश का यह चुनाव 2022 का, अरे तो समझाओ ना हेमंत जी, वही तो समझने बैठे हैं हम लोग। चुनाव दिख रहा है, थोड़ा समझाओ आप। मैं वही समझा रहा हूं। खान साहब और बीएसपी की बड़े लीडर से क्षमा के साथ, भारतीय जनता पार्टी इस चरण की 55 सीटों में कम से कम 26 ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी के परफॉर्मेंस पे उसकी निगाह है, ध्यान रखिएगा। और जो हम आप ये तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं या बीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं, स्पष्ट करें। आरोप नहीं लगा रहा हूं, बीएसपी का बेहतर लड़ना वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत समझ रही है, और मुझे लगता है कि कुछ स्थानों पर जहां बीएसपी जीतने की दशा में होगी, संभव है कि कुछ पुराने कार्यकर्ता और लोग और कमल वाले लोग कहीं उधर न शिफ्ट हो गए हों 2 बजे के बाद दोपहर में। ध्यान रखिएगा, आपको बनारस कलेक्शन मुख्तार अंसारी और मुरली मनोहर जोशी की याद होगा। वो उसकी कवरेज में मैं खुद गया हुआ था, तब मैं किसी और चैनल में, तो मैं वही बता रहा हूं। 2 बजे के बाद, 2 बजे 2009 क्या बदलाव हुआ था, आप याद दिला रहे हो जी। 2 बजे के बाद क्या हुआ था आपने देखा वहां। तीसरे और वही नहीं, बाकी चरणों में देखिए भाजपा ने क्या किया है। भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए पिछले 2-2.5 साल से फोकस्ड काम किया है। ब्रजेश जी, आपकी कई डिबेट में जिक्र कर चुका हूं, इधर बहुत दिन से प्रसंग नहीं आया है। उन्होंने दलित वोट पे काम किया है, खास तौर से वहां फोकस्ड काम किया है जहां उनको लगता है कि बीएसपी का पिछला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। थोड़ा हेमंत जी, इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, मुझे आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। मैं संजय चौधरी का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का वो करिश्मा काम नहीं किया पश्चिम के इस क्षेत्र में जिसके लिए आप जाने जाते हो? देखिए, 2014 में जब परिणाम आया था और भाजपा 71 सीट पाई थी लोकसभा में, उसके पहले के कई विश्लेषण मुझे याद है। कोई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 71 सीट ले आएगी। उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा का चुनाव था 17 में और भारतीय जनता पार्टी 325 सीट लाई थी, उसके पहले कौन कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतने ऐतिहासिक बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली है? 19 का वाकया आपके साथ है। 19 में तो एक ऐसा हुआ कि नंबर 2 की पार्टी ने नंबर 3 की पार्टी के साथ गठबंधन किया और नंबर 3 की पार्टी नंबर 2 हो गई और नंबर 2 की पार्टी नंबर 3 हो गई।
मतलब सबसे बड़ा सामाजिक गठबंधन के साथ बना हुआ राजनीतिक गठबंधन उत्तर प्रदेश में हार के बाहर हो गया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण करने के लिए जो पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको फिर से इस बात को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बार भी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिणाम राजनीतिक पंडितों को चौंकाएगा। और जो हमारे पास फीडबैक है आज सुबह से जिस प्रकार से आ रहा है, फरवरी के इस कड़कते हुए मौसम के बावजूद जिस प्रकार से लोगों ने निकलकर वोट डाला है, पूरे चुनाव के दौरान कोई हिंसा की घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। आपका और लॉ एंड ऑर्डर के लिए महिलाओं का जिस प्रकार का आकर्षण है, संजय चौधरी का दावा है कि परिणाम ऐसा आएगा कि आप चौंक जाएंगे, आप मतलब गठबंधन। नहीं, बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैं खुद कह रहा हूं कि परिणाम ऐसा आएगा जो पूरा उत्तर प्रदेश चौंकेगा और संजय चौधरी भी चौंकेंगे। और जो संजय चौधरी के दिल में है, जो वो चाहते हैं, वही होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन की 55 सीटें तय हैं, निश्चित तय है 55 सीटें। और 55 से कम आ जाए ब्रिजेश जी, 10 मार्च को बैठूंगा, आर्काइव से निकाल के डिबेट दिखा दीजिएगा मुझको ये। और संजय चौधरी खुद भी यही चाहते हैं। संजय चौधरी खुद थक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और क्योंकि अब उनके नाम के आगे जो चौधरी लगा है उसका मैं सम्मान करते हुए कहता हूं कि संजय चौधरी जी खुद चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने और इन झूठे बेईमानों से मुक्ति मिले इस प्रदेश को। मैं ब्रिजेश जी 10 सेकेंड आपसे लूंगा। हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक अरे संजय भाई रुक जाओ जरा, संजय भाई रुक जाओ, संजय भाई रुक जाओ, आपकी बात मुझे पता है। प्लीज संजय जी मिल लेंगे 10 बात के बाद फिर बैठेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थैंक यू संजय भाई, 10 बात के बाद बैठेंगे, चिंता नहीं संजय जी, करो, थैंक यू 10 बात के बाद बैठेंगे। यस रोहित। अच्छा, हेमंत जी रोहित, ने 1 मिनट है केवल। हाँ, हेमंत जी ने एक पॉइंट उठाया, मैं उस पर जरा सा कुछ कहना चाहता हूं। देखिए हेमंत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं सम्मान ये बताना चाहता हूं आपको कि यह जो चुनाव है, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये बहरूपियों से एक लड़ाई है। और माननीय जयंत चौधरी जी ने आज, क्योंकि देखिए सिर्फ 2 दिन का गैप बचा है, 2 दिन का बचा है, सिर्फ 2 दिन का चुनाव प्रचार बचा है जो हम अगले चरण के लिए कर सकते थे। और आज माननीय जयंत चौधरी जी ने खुद बहुत कोशिश की कि वो प्रचार करने के बाद वहां पे जाके वोट करें, पर वो समय से नहीं पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया आपका। 10 सेकंड, तो वो समय से नहीं पहुंच पाए। मेरी जयंत चौधरी जी से खुद बात हुई, वो बहुत दुखी हैं कि वो वोट नहीं दे पाए। पर आप यकीन मानिए कि अपनी जनता को जागरूक करना आज हमारे लिए ज्यादा जरूरी था। हमें जनता को ये बताना जरूरी था कि ये बहरूपिये क्या क्या शक्ल में बना के आएंगे आपके सामने। खान साहब, हेमंत तिवारी जी ने थोड़ा बैकअप दिया है आपको। नहीं, हेमंत तिवारी जी का धन्यवाद और अनिल जी का भी धन्यवाद देता हूं। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं कहा। मैं आज भी कहता हूं, आप भी जानते हैं, कोई भविष्य वक्ता नहीं है। आज मत पेटियां पहले होती थी, आज ईवीएम में बंद हो गया। हम गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम इतना ही जीतेंगे। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को जितने भी एनालिसिस करने वाले लोग थे, वो कोई 20 बता रहा था, कोई 40 बता रहा था, और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। अरे ऐसा नहीं है खान साहब, तब मैं एक और चैनल में हुआ करता था, 187 सीटें आपकी बताई गई थी तब। हाँ, 87 मान लीजिए, चलिए 87 मान लीजिए, 187 187। हाँ, 187 भी बता रहा था, तब भी कोई पूर्व बहुमत की सरकार नहीं बता रहा था। पूर्व बहुमत सरकार आ गई थी ना। मैं यही कह रहा हूं कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। आप आम परिस्थितियों में जनता ने देखा है, बहन कुमारी मायावती जी का शासन देखा है और लोगों का शासन देखा है। मुजफ्फरनगर ओके, तो इन दोनों पत्रकारों के आकलन को आप खारिज करते हो? नहीं, मैं किसी के आकलन को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। वो स्वतंत्र है, जो चाहे कहें, मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहे कहूं। ये हिंदुस्तान का आईन और संविधान इजाजत देता है। तो क्यों इनका गला पकड़ रहे थे फिर? नहीं, हम नहीं पकड़ रहे थे गला, वही नाराज हो रहे थे मेरे ऊपर। अच्छा कोई बात नहीं, खत्म करिए, झगड़ा होना नहीं चाहिए। ओके जी, सही बात कहो। अच्छा, अब आप सुरेंद्र राजपूत को बोलने दोगे या उनको भी नहीं बोलने दोगे? सुरेंद्र राजपूत को बुलवाइए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही। ओके सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे इशूज़ रहे जिनके कारण वोटिंग पैटर्न में इस बार इतना गैप आया कि शहर और देहात के अभी मेरे पास एक डेटा आया है, मैं बता रहा था कि 62% वोट पड़ा है, पर शाम 6 बजे तक का ECI का जो डेटा है वो बताता है करीब 60% 60% वोट पोलिंग हुई है।
दो बातें मैं बड़ी साफ कहता हूँ। पहली बात तो एक बात बता दूं, मैं जो अभी संजय चौधरी जी कह रहे थे, मैं हेमंत भाई से कई बार मतभेद रखता हूं, लेकिन हेमंत भाई की 2014 की एक बात याद दिला देता हूं। मेरे ख्याल से लखनऊ में इकलौते पत्रकार थे जिन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 65 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। ये इन्होंने कहा, हेमंत तिवारी जी ने कहा था ये 65 से 70। हाँ, इन्होंने कहा था 65 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। अच्छा, किसके साथ कहा था? ये बोलने में वो चुप्पी साध लेते हैं। नहीं, हमारे साथ कहा था, हम थे उसमें। हम थे, चुप्पी साध हैं, देखिए अभी भी चुप हैं वो। जी बोलिए आप सुरेंद्र जी, बोलिए। हम ये बात, दूसरी बात आपने पश्चिम की बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछी, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। और ये हाँ, चूंकि आप सहारनपुर के इसलिए बनता है, इसीलिए मैंने कहा मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं, देवबंद मेरी कंस्टिट्यूएंसी है, देवबंद मेरी तहसील। और मैंने जाति आपसे अभी तक नहीं पूछी जी, मैं पुंडीर ठाकुर हूं वहां का। अच्छा, मैंने नहीं पूछी। जी, वो भी मैं बता दूं। तो ये मैं आपको 3-4 चीजें वहां की कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान और कमेरे दोनों के ऊपर, यानी मजदूर और किसान दोनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ अटैक किया। इन्होंने वादा किया था 400 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम देने का, नहीं दिया इन्होंने 5 रुपए क्विंटल बढ़ाया, लोग नाराज थे। इनसे लोगों ने उम्मीद की थी, इन्होंने कहा था 14 दिन में हम आपको दे देंगे गन्ने का बकाया, वरना हम आपको ब्याज देंगे। इन्होंने नहीं दिया, लोग नाराज थे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी, मैं आपसे बताऊं ब्रजेश जी, हमारे यहां जो किसान परिवार का बच्चा होता है ना, वो अपने बच्चे की मां, धरती मां की तरीके से होती है। काले कानूनों में ये लगा कि यार ये तो हमारी मां को बेच रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कहने ये तो हमारी मां को बेच देंगे। बहुत शुक्रिया। जब किसानों ने ये तय किया और 1 साल बैठे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अहंकार ने कभी हमको खालिस्तानी बताया, कभी पाकिस्तानी बताया, कभी देशद्रोही बताया। उससे जो है बहुत गुस्सा इनके मुखालिफ है, और ये उस गुस्से के कोपभाजन बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन मानिए। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुमूल्य विचार इस बेहद सारगर डिबेट में आप सबने प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबकी बहुत शुक्रिया। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, मास्क जरूर लगाइए। धन्यवाद।